अगर आप सरकार से सवाल ही नहीं पूछोगे तो स्वाभाविक है कि गुस्सा आएगा। आप हमसे सवाल पूछिए, तीखे सवाल पूछिए, लेकिन सरकार से सवाल पूछना आपका पहला काम। समंजस या डर या कोई वो कभी नहीं रहा। और कई बार कुछ गलतियां हमारी रहती हैं तो मैं उसको स्वीकार करने में भी पीछे नहीं हटता हूं, क्योंकि मैं हिंदू मुस्लिम का जहर घोला जाता है कि इस बार का चुनाव मुद्दों पर होगा। और हम तो बिहार की जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप जाति पाति धर्म इन सब चीजों को पीछे छोड़िए। बोगस सरकार है, कमजोर मंत्री हैं, कमजोर प्रधानमंत्री हैं, डमी मंत्री हैं जो मोदी जी के सामने खड़े भी नहीं हो सकते। संसद का ऐसा मतलब चाटुकारिता का एक प्रारूप और स्वरूप देखने को मिल रहा है कि मोदी जी जब संसद में एंटर करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे राजा आ गए हैं और सारे वजीर वाह राजा वाह राजा वाह राजा। इस युग में स्वाभाविक है कि मीडिया की कुछ मजबूरी भी है, कुछ लालच भी है कुछ लोगों का कि एडवर्टीजमेंट कहां से आएगा, मीडिया हाउस चलाने हैं, लेकिन वो जाने अनजाने में देश का नुकसान कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण। जनता में बहुत आक्रोश है। पलायन भयंकर हुआ है पिछले एक लंबे समय से, जब से उत्तराखंड बना है। 5 साल को छोड़ दें तो मैक्सिमम टाइम बीजेपी की ही सरकार रही। कई जिले खाली हो गए हैं, गांव खाली हो गए। मोदी जी जब भी जाते हैं भाषण दे के वापस आ जाते हैं, पानी और जवानी और ये और वो और पता नहीं क्या क्या भाषण दे के वापस आ जाते हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो वोट चोरी का है कि वोट चोरी का सरेआम पता चल रहा है। इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन में ऐसे घटिया लोग बैठ गए हैं जो देश के लोकतंत्र को खत्म करने पे उतारू, जो पूरी तरह से बीजेपी के पिट्ठू बनकर वहां पर बैठकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज तमाम कानून इस तरह के बनाए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बचाया जा सके। वीडियो फुटेज नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे, हम वो नहीं देंगे। अरे भाई, वोटर लिस्ट जिस फॉर्म में विपक्ष चाह रहा है आप वो नहीं दे सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि वोट चोरी की सरकार है ये। और यही कारण है कि जिस कारण से ये सरकार डरी हुई है कि अब सब चीजें एक्सपोज हो गई। 2014 के बाद सैकड़ों निर्भया कांड हो गए, लेकिन उस तरह का नैरेटिव मीडिया न बनाना चाहती है, न उसने बनाने का प्रयास किया। इस वक्त मीडिया की मजबूरी कांग्रेस है या कांग्रेस की मजबूरी मीडिया है? लाखों मीडिया के साथी हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं और कुछ एंकर्स ऐसे हैं उनको 15-15 दिन में बड़े बड़े चैनल्स में जॉब मिल जाती है। देखिए, कुछ एंकर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अपनी सारी सीमाएं लांघ जाते हैं और उनकी इतनी मोटी खाल हो चुकी है, इतनी मोटी खाल हो चुकी है। उनको हिंदू मुस्लिम और तमाम वही विषय चाहिए जिसमें वो कांग्रेस को किसी भी रूप में कटघरे में खड़ा कर सकें या मोदी जी का मोदीनामा पढ़ सकें। कल ही मैं एक टीवी चैनल पर देख रहा था, किसी एंकर ने से किसी ने पूछा, भाई मोदी जी ने घुसपैठिए का मुद्दा उठाया, इतना बड़ा मुद्दा है, क्या मोदी जी की सरकार के पास कोई आंकड़ा है? तो कितने लोगों को भेजा? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने पलट के एंकर से सवाल पूछ लिया कि चलो भाई सरकार के पास तो होंगे ही, क्या आपके पास कोई आंकड़ा है? सवाल किससे होना चाहिए? सही। दुर्भाग्य यह है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के प्रधानमंत्री देश को मिले, जिनकी डिग्रियां अपने आप में संदेह में हैं। लोग तो चर्चा करते हैं पार्क में कि फर्जी डिग्री वाला प्रधानमंत्री है। हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या है वो सबको पता है। भारत पाकिस्तान का इशू आएगा तो कुकुर मुत्ते की तरह कुछ डिफेंस के एक्सपर्ट आ जाते हैं। उनमें से कई गवर्नर बन गए, कई गवर्नर बनने की कोशिश में है, कईयों की चाह है, लेकिन वो देश को भी छोड़कर वो केवल भाजपा की और मोदी जी की स्तुति करते हैं। दुख होता है। और हमें अडानी से कोई आपत्ति नहीं, हमें आपत्ति इस बात से है कि मोदी सरकार अडानी के सामने नतमस्तक क्यों है। आप सारे संसाधन जो हमारे टैक्स पेयर्स के, हमारे पेरेंट्स ने बनाए, हमारे माता पिता के टैक्सेस से, सैलरीज से बने, आप उनको अडानी को औने पौने दाम में क्यों दे रहे हैं? सही है। हमारा केवल आपत्ति हमारी उससे ही है। अदरवाइज तो व्यापारी आगे बढ़ने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि व्यापारी सरकार को चला रहे हैं और सरकार व्यापारियों को बना रही है। जब ये घालमेल होता है तो आवाज बुलंद की जाती है। कांग्रेस से भी पहले देश को रखता हूं। साथियों नमस्कार। पिछले एक दशक में देश की राजनीति बदली है,
परिस्थितियां बदली हैं, टेलीविजन बदला है, मीडिया बदला है। आपको याद हो कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, समूचा मीडिया, सोशल मीडिया लगातार उनके साथ खड़ा था और उसके बाद से 11 वर्ष का समय बीत चुका है और बहुत पानी गिर चुका है, लेकिन मीडिया का चेहरा नहीं बदला। ऐसे वक्त में जब विपक्ष को इस भारी भरकम, जिस पे अरबों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उस नैरेटिव से मुकाबला करना था, कांग्रेस ने अपने नए प्रवक्ताओं की खेप बाहर निकाली और उनमें एक बड़ा नाम है आलोक शर्मा जी का। आलोक शर्मा जी, आप लोगों को बता दें कि एग्रोनॉमिक्स से पीएचडी है, सिविल इंजीनियर रह चुके हैं, एमबीए किया है HR में, बहुत पढ़े लिखे। उत्तराखंड के माने युवावस्था भी हमने इनकी देखी है और आज ये जो कर रहे हैं टीवी पर, बेधड़क कर रहे हैं बड़े चैनल्स पर, उससे कांग्रेस की विचारधारा जो है लोगों तक पहुंच रही है और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कांग्रेस मजबूत हुई है। आलोक शर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कितना मुश्किल है आज के दौर में कांग्रेस की मीडिया जो वो है उसको टेलीविजन चैनल्स पे रखना? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले 10, 12, 15 वर्षों में तमाम चीजें बदली हैं, भारतीय लोकतंत्र का एक प्रारूप बदला है, जिस तरह से समाज में भी एक ट्रांजिशन आया है, उसी तरह से लोकतंत्र में भी एक ट्रांजिशन आया है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। तो जिस तरह का लोकतंत्र में परिवर्तन आया है, वैसा ही मीडिया में भी परिलक्षित होता है। जिस तरह के लोग आज सत्ता पर काबिज हैं, उसी तरह का प्रभाव मीडिया में भी नजर आता है। भौतिकवादिता बहुत बड़ी है और जो पत्रकारिता का प्रोफेशन था, कहीं वो बहुत धूमिल होकर पीछे छूट गया है। ठीक है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, अब एक जनमानस कह रहा है। कुछ वर्षों तक लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन अब सब चीजें पूरी तरह से लोगों को समझ आ रही। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद प्रोफेशनल्स को ही फ्रंट में आकर अपने प्रोफेशन को बचाने के लिए, लोकतंत्र के इस खोखले हुए चौथे स्तंभ को बचाने के लिए हमारा साथ देना चाहिए। आपको ये नहीं लगता है कि जो ये आक्रामकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो बीजेपी है, उस आक्रामकता के पैरेलल है लेकिन विपरीत दिशा में है? देखिए, मैं समझता हूं आक्रामकता अगर आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, आप कोई अच्छा काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आक्रामकता अगर आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में है और मुद्दों को विपरीत दिशा में डाइवर्ट, डेविएट और डिनाई करने के लिए है, तो वो आक्रामकता मीडिया में हो चाहे राजनीति में, वो भारतीय लोकतंत्र, भारत के लिए नुकसानदायक है। एक चीज बताइए, बहुत स्थितियां बदली है, अब टीवी रूम में कांग्रेस की उपस्थिति दिखाई देती है, गंभीर उपस्थिति दिखाई देती है, मजबूत उपस्थिति दिखाई देती है। आपको क्या लगता है इससे कांग्रेस की राजनीति में कितना बदलाव आया? देखिए, मीडिया रूम में उपस्थिति पहले भी थी, लेकिन मीडिया जिस तरह से उसका एक बहुत बड़ा वर्ग, आज भी अच्छे पत्रकार हैं, उसका एक बहुत बड़ा वर्ग जिस तरह से मोदी नामा पढ़ने में और स्वस्तुति करने में और उनका गुब्बारा फुलाने में और विश्व गुरु बनाने में लगा रहा, कांग्रेस का नो डाउट नुकसान हुआ, लेकिन स्वाभाविक है कि कांग्रेस से कहीं ज्यादा नुकसान देश का किया। बिल्कुल। आज महंगाई शीर्ष पर है, बेरोजगारी शीर्ष पर है, आज विदेश नीति, अर्थनीति पूरी तरह से ध्वस्त है। विदेश नीति के नाम पर केवल और केवल जिस तरह से जबरदस्ती गले मिल जाना, गले पड़ जाना, जबरदस्ती हाथ मिला लेना और कांग्रेस को कोसना, यही विदेश नीति बच गई। बिल्कुल। पाकिस्तान के साथ केवल इस तरह की वार्तालाप करना जिससे आप अपने वोटर्स को एड्रेस कर सकें, चाइना का नाम नहीं ले पाना, ट्रंप का नाम नहीं ले पाना, नमस्ते मोदी और हाउडी ट्रंप और पता नहीं क्या क्या करना। तो मैं समझता हूं विदेश नीति हो, चाहे अर्थनीति हो और चाहे सामाजिक नीति हो, इस सरकार की तीनों नीतियां बिल्कुल पूरी तरह से फेल है। बोगस सरकार है, कमजोर मंत्री हैं, कमजोर प्रधानमंत्री हैं, डमी मंत्री हैं जो मोदी जी के सामने खड़े भी नहीं हो सकते हैं। संसद का ऐसा मतलब चाटुकारिता का एक प्रारूप और स्वरूप देखने को मिल रहा है
कि मोदी जी जब संसद में एंटर करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे राजा आ गए हैं और सारे वजीर वाह राजा वाह राजा वाह राजा। इस युग में स्वाभाविक है कि मीडिया की कुछ मजबूरी भी है, कुछ लालच भी है कुछ लोगों का कि एडवर्टीजमेंट कहां से आएगा, मीडिया हाउस चलाने हैं, लेकिन वो जाने अनजाने में देश का नुकसान कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण। एक चीज बताइए, कांग्रेस तमाम अवसरों पर प्रतिबंध लगाती है कि नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत जिस तरह का व्यवहार होता है विपक्ष के, खास तौर से कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ, वो सबके सामने जब जाहिर है बार बार प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इस वक्त मीडिया की मजबूरी कांग्रेस है या कांग्रेस की मजबूरी मीडिया है? देखिए, लोकतंत्र में मजबूरी कोई किसी की नहीं होता है जी, ये चीज हम भी समझते हैं और ये मीडिया हाउसेस को भी समझनी चाहिए। सत्ता आती जाती रहती है, आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो आपको सत्ता से सवाल पूछने चाहिए, आपको सत्ता से सवाल करने चाहिए। हमने तमाम मौके देखे, चाहे वो निर्भया केस हो, चाहे 2G हो, चाहे कोलगेट हो, सत्ता को आप बिल्कुल बिना किसी आधार के भी कटघरे में खड़ा करते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। 2014 के बाद सैकड़ों निर्भया कांड हो गए, लेकिन उस तरह का नैरेटिव मीडिया न बनाना चाहती है, ना उसने बनाने का प्रयास किया। अब जहां तक बात आपकी है कि मजबूरी है या प्रतिबंध की बात है, देखिए कुछ एंकर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अपनी सारी सीमाएं लांघ जाते हैं और उनकी इतनी मोटी खाल हो चुकी है, इतनी मोटी खाल हो चुकी है। उनको हिंदू मुस्लिम और तमाम वही विषय चाहिए जिसमें वो कांग्रेस को किसी भी रूप में कटघरे में खड़ा कर सकें या मोदी जी का मोदीनामा पढ़ सकें। कल ही मैं एक टीवी चैनल पर देख रहा था, किसी एंकर ने से किसी ने पूछा, भाई मोदी जी ने घुसपैठिए का मुद्दा उठाया, इतना बड़ा मुद्दा है, तो क्या मोदी जी की सरकार के पास कोई आंकड़ा है तो कितने लोगों को भेजा? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने पलट के एंकर से सवाल पूछ लिया कि चलो भाई सरकार के पास तो होंगे ही, क्या आपके पास कोई आंकड़ा है? उस एंकर के पास कोई आंकड़ा नहीं, दाएं बाएं इधर उधर घुमाते रहे वो। आंकड़े तो पब्लिक डोमेन में है, यहाँ है वहां। अरे भाई पब्लिक डोमेन में तो रख दो ना फिर। आप घुसपैठिए पे विपक्ष से सवाल पूछ रहे हो 11 साल सरकार चलने के बाद। सवाल किससे होना चाहिए? सही है। दुर्भाग्य यह है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के प्रधानमंत्री देश को मिले, जिनकी डिग्रियां अपने आप में संदेह में हैं। लोग तो चर्चा करते हैं पार्क में कि फर्जी डिग्री वाला प्रधानमंत्री है। हम कह नहीं सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या है वो सबको पता है। एक चीज बताइए, हमेशा जो लोग आपको पसंद करते हैं, आपको सुनते हैं, आपके जब आप डिबेट में रहते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि शर्मा जी एकदम लगता है कि अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, चारों तरफ से विपक्षी है, एंकर भी उनके पक्ष में खड़े हुए हैं, बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं और आप अकेले हैं। कई बार हमने भी देखा है क्या मुकाबला करते हो। उस वक्त कभी ऐसा मन में आता है कि नहीं कि ये लोग संख्या में ज्यादा हैं और ये लोग लगातार मुझे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? मुकाबला करते समय कभी असमंजस? कभी असमंजस या डर या कोई वो कभी नहीं रहा। और कई बार कुछ गलतियां हमारी रहती हैं तो मैं उसको स्वीकार करने में भी पीछे नहीं हटता हूं, क्योंकि मैं कांग्रेस से भी पहले देश को रखता हूं। ये बात आप कह चुके हैं कई बार। मैं कई बार कह चुका हूं कि मुझे कोई बहुत वो नहीं है, मैं किसी के लिए काम नहीं करता हूं, मैं देश के लिए काम करता हूं। तो मेरे अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि भाई मैं देश के लिए मीडिया में जाता हूं और जो सही बात है उसको सही कहता हूं। इसलिए कभी डर या कोई प्रश्न चिन्ह या वो चीज नहीं दिमाग में रहती। हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह के पैनल होते हैं उसमें एक राजनीतिक विश्लेषक बैठा दीजिए, एक वरिष्ठ पत्रकार बैठा दीजिए, और आप देखिए कभी भी कोई डिफेंस का इशू आता है, भारत पाकिस्तान का इशू आएगा तो कुकुर मुत्ते की तरह कुछ डिफेंस के एक्सपर्ट आ जाते हैं। कुकुर मुत्ते जैसे बरसात में आते हैं ना, वो फिर बाद में गायब हो जाते हैं, सब विवेकानंद फाउंडेशन जाके बैठ जाते हैं जैसे। उनमें से कई गवर्नर बन गए, कई गवर्नर बनने की कोशिश में है, कईयों की चाह है, लेकिन वो देश को भी छोड़कर वो केवल भाजपा की और मोदी जी की स्तुति करते हैं। दुख होता है, सही, उनसे भी झगड़ा होता है। तो अब किस किस से वहां पर आप उनके प्रति उत्तर दें? एंकर बायस दिखता है बहुत बार, प्रोड्यूसर पीछे बैठा हुआ बायस दिखता है, चैनल का मालिक मोदी जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है आज की तारीख में, क्योंकि चैनल अडानी अंबानी के। अडानी अंबानी तो जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी अडानी का नाम लिया, 1 रुपए में
10,000 या कितने 1,050 एकड़ जमीन उनको मिल सकती है। वो मालिक हैं वो लोग, आज सरकार को जिस तरह से चाहे वो चला सकते हैं। एक चीज बताइए, अडानी को लेकर के जो एक आवाज थी कांग्रेस की, लगातार राहुल बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, सब बोल रहे थे, आपको नहीं लगता है कि वो आवाज थोड़ी मध्यम हुई है? क्योंकि वो हम लोगों को दिख रहा है, वो जो पैमाना है वो थोड़ा कम हुआ। एक बात, दूसरी बात, आपको पता है कि अभी 6 जर्नलिस्ट पे कार्रवाई की गई, एक तरफा कार्रवाई करके उनको कह दिया गया वीडियो हटाने का। रवीश हैं, अजीत जी हैं, अभिसार भाई हैं, सब लोग हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं भी कांग्रेस की आवाज मध्यम नहीं हुई। हाँ, कई बार तमाम बड़े मुद्दे सामने आ जाते हैं। SIR का मुद्दा बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। भारत पाकिस्तान का जो हुआ बॉर्डर पर, और 26 हमारी बहनें विधवा हुई, पहलगांव में जो मुद्दा हुआ, पिछले 2-3-4 महीने से बड़े मुद्दे आए। और जिस तरह से मोदी जी ने ट्रंप के सामने सरेंडर किया, तो स्वाभाविक है कि अडानी जी के ऊपर शायद उतनी चर्चा नहीं हो पाई हो, लेकिन कहीं पर कोई मुद्दा मध्यम या कम होने की आवश्यकता नहीं। और हमें अडानी से कोई आपत्ति नहीं, हमें आपत्ति इस बात से है कि मोदी सरकार अडानी के सामने नतमस्तक क्यों है। आप सारे संसाधन जो हमारे टैक्स पेयर्स के, हमारे पेरेंट्स ने बनाए, हमारे माता पिता के टैक्सेस से, सैलरीज से बने, आप उनको अडानी को औने पौने दाम में क्यों दे रहे हैं? सही है। हमारा केवल आपत्ति हमारी उससे ही है। अदरवाइज तो व्यापारी आगे बढ़ने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि व्यापारी सरकार को चला रहे हैं और सरकार व्यापारियों को बना रही है। जब ये घालमेल होता है तो आवाज बुलंद की जाती है। देश का एक कथित बड़ा चैनल है, उसकी एंकर से आपकी अक्सर नोक-झोंक होती रहती है। एक चीज बताइए कि कभी ऐसा होता है कि नहीं स्टूडियो में कि जब इंटरवल हो या फिर बीच का जो अंतराल होता है या डिबेट खत्म होने के बाद, उस वक्त कैसा माहौल रहता है? वो लोग क्या ये जो गैर बराबरी करते हैं, वो गैर बराबरी सिर्फ डिबेट तक रहती है या उसके पहले या बाद भी रहती है? देखिए, मुझे कई बार एहसास होता है कि उनकी भी कहीं ना कहीं कोई मजबूरियां हैं। कई बार ये भी एहसास होता है कि इंटेंशनली ये लोग ऐसा कर रहे हैं, स्वेच्छा से ऐसा कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एंकर्स, में सबकी बात नहीं करता, कुछ एंकर्स शायद चैनल से भी बड़े हो गए हैं क्योंकि मोदी जी उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा है? पूरी तरह से लाखों मीडिया के साथी हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, और कुछ एंकर्स ऐसे हैं उनको 15-15 दिन में बड़े बड़े चैनल्स में जॉब मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रोटेक्शन भी है, मजबूरी भी है और स्वेच्छा भी है, ऐसा ही कहूंगा। कुछ आपके बीजेपी के मित्र हैं कि नहीं, RSS के मित्र हैं कि नहीं, जो डिबेट में आमना सामने मित्र भी हो? ऐसा होता है कभी? देखिए, दुश्मनी तो किसी से नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और विचारधारा की वैचारिक लड़ाई है। RSS से विचार नहीं मिलते, भाजपा से विचार नहीं मिलते, बिल्कुल। इसलिए जब विचार नहीं मिलते हो तो बहुत ज्यादा कोई दोस्ती हो जाए इसकी संभावना कम रहती है। बिल्कुल। हाँ, ठीक है, प्रोफेशनल रिलेशंस हमारे हैं। जब मोदी जी सरेआम झूठ बोल जाते हैं बहुत से मुद्दों पर, तो उनके प्रवक्ता भी बोलते हैं। अब झूठे प्रवक्ताओं से या भाजपा के और RSS के प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोगों से कोई बहुत गहरी मित्रता कभी होगी, ऐसी भी कोई संभावना नहीं। बिल्कुल सही है। एक चीज ये बताएं आलोक भाई कि इस वक्त जबकि बिहार का चुनाव सामने है, आपको मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, आपने एक FIR की बात की और वीडियो डिलीट करने की बात की। जी हाँ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गूगल के ऑफिस में दिल्ली पुलिस के जवान पहुंच जाते हैं। जी। आज छोटे छोटे न्यायालयों में इस तरह के केसेस लगा के, और क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? मीडिया की आवाज को दबाना चाहते हैं। बिल्कुल। आपने अगर अडानी से सवाल पूछ लिया या अडानी के ऊपर कोई वीडियो बना दिया, तो आपको न्यायालय जाना पड़ रहा है। न्यायालय के बाद वो बीजेपी जो है मिनिस्ट्री ऑफ INB को लिख रही है, और INB रात को गूगल और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लिख रहे हैं, और रात को 11:30 बजे तमाम पत्रकारों को मेल आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक डरी हुई जो सरकार होती है ना, उसके क्रियाकलाप इस तरह के होते हैं। किस तरह का डर है ये? क्या डर है? क्योंकि ये कुछ वीडियोस ऐसे हैं उसमें जिसमें आपने अडानी के खिलाफ बोला है। मैंने देखा, पूरी लिस्ट देखी जो अजीत जी को, अभिसार जी को और रवीश को भेजी गई है। देखिए, सरकार पूरी तरह से पिछले कुछ दिनों से डरी हुई है।
हाँ, मोदी जी का चेहरा देखिए आप कैसा हाँ, उतरा हुआ है। हाँ, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो वोट चोरी का है, हाँ, कि वोट चोरी का सरेआम पता चल रहा है। इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन में ऐसे घटिया लोग बैठ गए हैं जो देश के लोकतंत्र को खत्म करने पे उतारू, जो पूरी तरह से बीजेपी के पिट्ठू बनकर वहां पर बैठकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज तमाम कानून इस तरह के बनाए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बचाया जा सके। वीडियो फुटेज नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे, हम वो नहीं देंगे। अरे भाई, वोटर लिस्ट जिस फॉर्म में विपक्ष चाह रहा है आप वो नहीं दे सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि वोट चोरी की सरकार है ये। और यही कारण है कि जिस कारण से ये सरकार डरी हुई है कि अब सब चीजें एक्सपोज हो गई। वोट चोरी से बड़ी तो कोई चोरी होगी नहीं। मैं समझता हूं कि एक एक घर में जब 4-4 हजार वोट हैं, उसमें से कितने वोट पड़े कितने नहीं पड़े आप तो 45 दिन के बाद देंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब वो पता करना चाहिए कि भाई वो इलेक्शन कमीशन का सर्वर कहीं बीजेपी की वालों की कोई कंपनी तो नहीं चला रही कि वहीं से 4-4 हजार वोट एक क्लिक पे डल रहे हो। जिस बूथ पे कम है उस पे बढ़ा दो, जिस विधानसभा में हार रहे हैं उसको जिता दो। 11-11 दिन क्यों लग रहे हैं आपको डाटा देने में? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है फॉर्म 17C को अपलोड करो, तो आप क्यों नहीं करते हैं? सही है। क्या डर है आपको? 6-6, 7-7, 8-8%, 10-10% वोट बढ़ जाती है। कहां से बढ़ रही है? ये पूरा खेल है, ये चोरी की सरकारें हैं। बताइए, वोट चोरी के खुलासे के बाद राहुल जी की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद से क्या विपक्षी जो प्रवक्ता हैं या उनके विश्लेषक हैं या एंकर्स भी हैं जो विपक्ष के बीजेपी के समर्थक हैं, उनके स्वर थोड़े मध्यम हुए हैं क्या? नहीं, मैं बहुत ज्यादा नहीं मानता हूं। मैंने पहले भी कहा, सब नहीं, अच्छे लोग भी हैं मीडिया जगत में, कुछ की मजबूरी भी है, लेकिन जिन लोगों की इतनी मोटी खाल हो चुकी है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कोई प्रभाव, मुझे लगता है उनको आर्थिक चीजें बहुत मिलती होंगी, वो कहीं ना कहीं से कोई बेनिफिट लेते होंगे, क्योंकि जब चीजें पूरे देश को समझ आ रही हैं कि वोट चोरी हो रही है। आप वक्फ बिल देख लीजिए, आप SIR का मुद्दा देख लीजिए, सारे सवाल विपक्ष से थे। 65 लाख वोट करते हैं और सवाल विपक्ष से। 22 लाख डेड लोग हो गए, मृत हो गए 2003 से। अरे भाई, सवाल अब सरकार से, इलेक्शन कमीशन से पूछो ना। सही है कि 2003 से आज तक क्यों नहीं नाम कटे थे? सही है। सवाल आज भी विपक्ष से हैं। तो फिर मुझे लगता है कि समय बदल रहा है और बदलेगा। आलोक शर्मा को गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा बहुत बार, देखिए मैं लगभग 8000 टीवी शो कर चुका हूं, 2012 से मैं टीवी पे हूं। गुस्से का एक मूल कारण यह है कि मीडिया जगत जिस तरह से एकांकी हो गया है, यूनिडायरेक्शनल हो गया है। आप देखिए, श्रीलंका में भी यही था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही था। मीडिया सरकार का पूरा स्तुति गान करती थी, एकदम कर। बांग्लादेश में भी यही था, नेपाल में भी यही था। अगर आप सरकार से सवाल ही नहीं पूछोगे तो स्वाभाविक है कि गुस्सा आएगा। आप हमसे सवाल पूछिए, तीखे सवाल पूछिए, लेकिन सरकार से सवाल पूछना आपका पहला काम। दर्शकों को बता दें कि श्रीलंका में खास तौर से वहां तो मीडिया गवर्नमेंट का है ही। वहां पर सारे जितने अखबार निकलते हैं सब सरकारी अखबार हैं, और वही हाल भारत का हो गया है कि सारे जो भी मीडिया हाउसेस हैं वो गवर्नमेंट के माध्यम से रन कर रहे हैं। मैं एंकर के पहले वो काफी फेमस रहे, अब शायद कोई मजबूरी रही होगी, उन्होंने साफ कहा कि हम मजबूरी में गोदी मीडिया, बड़ा वायरल है वो। तो मैंने कहा क्या मजबूरी है, इसका भी खुलासा कर देते। खैर, समय आएगा तो वो भी करेंगे वो। कभी ऐसा होता है कि नहीं कि कोई एंकर आपसे अकेले में या फिर ऐसे मित्रतापूर्ण माहौल में कहता हो कि ऐसा मजबूरी है, हमें भी दुख होता है, लेकिन क्या करें? ये कभी ऐसा हुआ? देखिए, ऐसा किसी की अंतरात्मा ने कभी जागी क्या जो आपसे बोला? आपके प्रश्न, मैं नाम नहीं पूछूंगा। 2 हिस्से हैं। नैतिकता के आधार पर मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन कई बार विनम्रता से कुछ लोग इस तरह के शब्दों का यूज करते हैं जिनसे उनकी भावनाएं प्रकट होती है। मैं इतना ही कहूंगा। कई बार ऐसे होते हैं कि तमाम मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर पार्टी के भीतर आंतरिक असहमति होती है, तो उस मुद्दों का बचाव कैसे करते हैं आप जब जाते हैं स्टूडियो में? तो देखिए, सीनियर लीडरशिप से भी सलाह करके हम लोग चलते हैं। वो लोग बताते हैं हमें किस तरह की चीजें किस तरह से हैंडल करना चाहिए।
और पिछले 2-3 वर्षों से पवन खेड़ा जी का काफी अच्छा हमें एक साथ मिला और उन्होंने काफी हद तक जो तमाम इस तरह के मुद्दे हैं उनको कैसे हैंडल करना है। जयराम रमेश जी के ट्वीट भी काफी काम आ जाते हैं। अच्छा। तो खड़गे जी भी निर्भीकता के साथ जिस तरह से बोल रहे हैं, राहुल जी ने भी अपने जो तमाम अपने भाषण हैं उनमें बहुत चीजों को क्लियर किया है। उससे कहीं ना कहीं पूरी सीनियर लीडरशिप के कारण हमें प्रवक्ताओं को बहुत मदद मिलती है और एक क्लैरिटी आती है कि किस स्टैंड पर क्या बोलना है। और कांग्रेस आइडियोलॉजी क्योंकि दिल और दिमाग दोनों में है तो बहुत ज्यादा कोई दिक्कत होती नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, मुझे लगता है ऐसा कि खड़गे साहब जो हैं, जो बोलते हैं, सिर्फ ट्विटर तो लिखते ही हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो बहुत आक्रामक और मजबूत है। देखिए, ये पहले ऐसा था नहीं। 50 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है उनका और हमारे लिए तो प्रेरणा है। इस एज में भी 82-83 साल की एज में जिस तरह से वो दक्षिण भारतीय होने के बावजूद हिंदी में बहुत अच्छे भाषण देते हैं। उनको कन्नड़ भी आती है, मराठी भी आती है, हिंदी भी, इंग्लिश भी और शायद और भी भाषाएं आती हों। तो वो प्रेरणा देते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति इस उम्र में भी, इस उम्र के पड़ाव में भी जिस तरह से देश के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को वो उठाते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा है। एक चीज बताएं, बिहार में अब मैं जैसा पहले सवाल पर फिर से आता हूं, चुनाव होने जा रहे हैं, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि तेजस्वी भी लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखाई देता फिलहाल जो मीडिया को फेस कर रहा हो लगातार। तेजस्वी अकेले फेस कर रहे हैं, ये सच्चाई है। आपको ये कमी दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? नहीं, देखिए, अब सत्ता पक्ष में तो जो लोग हैं सब भाग ही रहे हैं। कई मंत्री भागते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन सी दुनिया में रहते हैं वो सब जानते ही हैं। बिल्कुल। तो मीडिया को फेस कैसे करें वो? अब सम्राट चौधरी वगैरह ये लोग मीडिया को कैसे फेस करेंगे? सही है। वो भाषण देते हैं परिवारवाद पे, खुद परिवारवाद पे आते हैं। किसी ने मुरैठा पे एक सवाल पूछ लिया, वो बांध के कहाँ खोला है भाई, तुम वहीं फंस के गिर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार के पास जवाब नहीं है तो सत्ता पक्ष में तो कोई हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है कि मीडिया के ऊपर बात करे। राहुल जी ने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सबसे बात भी की, तेजस्वी भी लगातार कर रहे हैं और हमारे जो पवन खेड़ा जी ने भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। और अब जैसे जैसे चुनाव आएगा तो तमाम प्रवक्ता भी वहां पर जाएंगे, हम मीडिया से खुलकर बात करेंगे। एक सवाल दर्शकों की तरफ से था हमारे कि ऐसा जब आप जाते हैं किसी डिबेट में, उसकी तैयारी कैसे करते हैं, क्या करते हैं उसके? देखिए, टॉपिक 2-2:30 बजे के करीब पता चल ही जाता है कि भाई फला डिबेट में ये टॉपिक है। तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो भी देख लिया जाता है और पूरी तरह से जो वर्तमान में जो घटना घटी है जिस वजह से आज उसकी प्रासंगिकता उस विषय की बनी है उसको भी देखा जाता है। और ये भी सोचा जाता है कि गोदी मीडिया के कुछ लोग किस तरह से हमें घेरने का प्रयास करेंगे तो उसमें कैसे काउंटर करना है। तो मीडिया में आजकल सोशल मीडिया है और तमाम जो चीजें हैं वहां से चीजें मिल जाती हैं। जैसे वक्फ बोर्ड का अभी 2 दिन पहले था, जी बिल्कुल, सरकार के ऊपर बड़ी जोर का तमाचा पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसमें कलेक्टर की पावर को कम कर देना और तमाम चीजें थी। तो स्वाभाविक है कि वो विषय पहले से चला आ रहा था तो क्लैरिटी थी उसके अंदर। और मेरे साथ ये है कि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है, घूमने फिरने का बहुत एक्सपीरियंस रहा है मेरा, राज्यों में बहुत राज्यों में मैं मीडिया प्रभारी और तमाम बन के पंजाब में भी रहे हैं, पंजाब भी रहा हूँ और ऊपर से इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है और मैं पशु प्रेमी रहा हूँ, गाय आज भी रखता हूँ मैं। तो जिस तरह का मेरा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि जिस परिवेश में है उसका असर है, उस वजह से मुझे बहुत से विषयों में मदद मिल जाती है। क्या बात है। एक चीज बताइए आलोक भैया कि आपको लगता है एक मने लंबा वक्त रहा है आपने कांग्रेस पार्टी को दिया और आपको लगता है आपकी उम्मीद के अनुरूप पार्टी ने आपको दिया है क्या? देखिए, मैं बहुत उम्मीद के साथ बहुत काम नहीं करता हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि पार्टी ने जो मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, सेक्रेटरी बनाया और पूरा देश आज जानता है, तो कहीं ना कहीं मेरी पार्टी की ही भूमिका है, उसी प्लेटफॉर्म पर चलकर ही आज एक पहचान बनी है और अभी समय कहीं गया नहीं है। आगे पार्टी से और भी अच्छा मिलेगा, पूरी उम्मीद है मुझे
संसद में भी पहुंचेंगे, ऐसी कामना है मेरी, बिल्कुल। भगवान से प्रार्थना है, और देश का भला हो, ये पहली कामना है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम पार्टी से आगे देश को रखते हैं, देश की बात करते हैं। भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी अभी फिलहाल? अभी तो कोई विशेष नहीं है, पार्टी जो भी दायित्व देगी उसको भी संभालेंगे, और अगले लोकसभा चुनाव की तरफ भी नजर है, और देखेंगे जैसा पार्टी मौका देगी, पार्टी की तरफ से आशीर्वाद मिलेगा वैसा काम करेंगे। अभी फिलहाल तो मीडिया में काम कर ही रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, उसको करेंगे। और हरिद्वार में क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप? बहुत लंबे समय से वहां पर बीजेपी का हो रहा है और उसको तोड़ना। देखिए, उत्तराखंड की जहां तक बात है, उत्तराखंड में बहुत निकम्मी सरकार बैठी, करप्शन के बहुत चार्जेस लग रहे हैं। मैं समझता हूं कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि मंथली बेसिस वाली सरकार चल रही है। खनन माफिया चरम पर हैं, अंकिता भंडारी जैसे केस हो जाते हैं, और न जाने कितनी चीजें हैं वहां पर। हिंदू मुस्लिम का जहर घोला जाता है। चुनाव आता है तो हम हिंदू मुस्लिम के ऊपर वो लैंड जिहाद की बात करेंगे और तमाम करेंगे, लेकिन उत्तराखंड के ऊपर लगातार कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। सरकार पूरी तरह से निकम्मी है। एक हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया आपने, जो चुनाव स्वयं हार गया था मुख्यमंत्री रहते हुए। आज तमाम जो मंत्री हैं वो सब गायब हैं, और भ्रष्टाचार उत्तराखंड में चरम पर है। इस बार सरकार ये बदलेगी और पूरी तरह से बदलेगी। बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। आक्रोश आपको दिखाई दे रहा है क्या? जनता में बहुत आक्रोश है। पलायन भयंकर हुआ है पिछले एक लंबे समय से, जब से उत्तराखंड बना है। 5 साल को छोड़ दें तो मैक्सिमम टाइम बीजेपी की ही सरकार रही। कई जिले खाली हो गए हैं, गांव खाली हो गए। मोदी जी जब भी जाते हैं भाषण दे के वापस आ जाते हैं। पानी और जवानी और ये और वो और पता नहीं क्या क्या भाषण दे के वापस आ जाते हैं। एक उद्योग लगाने की बात नहीं करते हैं, पलायन को रोकने का कोई काम नहीं करते हैं, केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काओ। लेकिन देवभूमि के लोग बहुत समझदार हैं, चिंतन और मनन से इस बार इनको उखाड़ देंगे। एक चीज बताइए, ये जो अभी आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करी, मैंने देखा कि भाजपा शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो डमी चीफ मिनिस्टर की तरह लगते हैं, निर्णय नहीं ले पाते। यहाँ तक कि जैसे छत्तीसगढ़ में अभी हाल में चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति हुई, सीएम की कोई सहमति ही नहीं थी। आप देखते हैं राजस्थान में भी यही होता है, मध्य प्रदेश में भी तमाम जगहों पे होता है। तो ये जो मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करती है भारतीय जनता पार्टी, वो क्या सोच के करती है? देखिए, मुझे अब बहुत पहले लगता था डबल इंजन की सरकार और ये और वो, तमाम मजबूत मुख्यमंत्रियों को साइड किया गया। कहीं ना कहीं इसके तार जुड़ते हैं वोट चोरी से। डमी मुख्यमंत्री बनाओ, डमी लोग बनाओ, ताकि वोट चोरी करने में आसानी रहे। डबल इंजन की सरकार होगी तो पकड़ेगा कौन? कहीं ना कहीं डमी मुख्यमंत्री बनाने के पीछे ये कारण नजर आता है मुझे। इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए। राजस्थान से वसुंधरा को हटा दो, शिवराज को वहां से हटा दो, रमन सिंह को वहां से हटा दो। तो क्या वास्तव में क्या योगी जी ही एक कांटा बन गए इनके लिए? काम तो उन पर भी काफी कर रहे हैं लोग, लेकिन शायद चल नहीं पा रही है। योगी जी का बड़ा विरोध हो रहा है यूपी में। हम देख रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद खिलाफ हो गई, उधर तमाम दूसरे जो केशव प्रसाद मौर्य तो पहले से पीछे पड़े हुए थे। एक फर्क ये भी है कि योगी जी की भी तमाम अपनी कमियां रही हैं। उनके ऊपर जातिवाद के तमाम बड़े बड़े आरोप लगे हैं। अगर एनकाउंटर हो रहा है तो ब्राह्मणों का होगा, ठाकुरों का नहीं होगा, ऐसे तमाम आरोप लगे हैं। और सच्चाई भी है, सारी पोस्टिंग ट्रांसफर अगर आप एक जाति के लिए तो आप मुख्यमंत्री हैं भाई, आपको तो सारे टीचर्स और तमाम जो भर्ती घोटाले हैं उनकी जांच करनी चाहिए। बिल्कुल तो मुख्यमंत्री साहब वो भी जो है 80-20 और शमशान कब्रिस्तान और हनुमान जी दलित थे और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। मुख्यमंत्री का काम है कि अपने राज्य की रक्षा करे, वो अपने राज्य का विकास करे, लेकिन उस पर कहीं ध्यान नहीं है। 80-20 की बात करेंगे, शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे और मेरठ को मसूरी बना देंगे। मतलब ये भाषा है उनकी। पत्रकारों से तो एक वीडियो वायरल हुआ ही था, क्या था? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताइए, आखिरी सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव में क्या संभावना देखते हैं? और दूसरी चीज, बिहार बहुत ही, मैंने तो बिहार पूरा घूमा और देखा कि वहां की जनता जो है उसको इस बार कम से कम
जाति पात के धर्म के मुद्दे पर नहीं बांटा जा सकता। आपको क्या लगता है कि जो वोटर अधिकार यात्रा थी और एसआईआर को लेकर के जो हो हल्ला हो रहा है, क्या वो जात पात को सुपरसीड कर पाएगा? देखिए, हो हल्ला नहीं है, उसमें सच्चाई है, पहली चीज। हाँ। दूसरी चीज, बिहार के लोग समझ गए कि 2020 के बाद से अगर आप देखें, कोरोना का एक समय था, कितना पलायन था, वो सब सामने आया। हाँ। किस तरह से बिहार के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वो समझ आया। मोदी जी के तमाम झूठे भाषण भी अब बिहार के लोगों को समझ आ रहे हैं। अब समझ आ रहा है कि पुल बनने से पहले गिर क्यों रहे हैं। मुजफ्फरपुर की लड़की को मुजफ्फरपुर से पटना पहुंचाने में कई दिन लगते हैं, रेप पीड़िता को उसका मृत्यु हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर पे उन्हीं के घटक दल कह रहे हैं कि जंगल राज है। तो स्वाभाविक है कि इस बार का चुनाव मुद्दों पर होगा, और हम तो बिहार की जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप जाति पाति धर्म इन सब चीजों को पीछे छोड़िए। बिहार एक अग्रणी राज्य था और किसी की भी कमी रही हो ना रही हो, लेकिन 20 साल से नीतीश कुमार वहां पर काबिज हैं, और 20 साल के बाद भी अगर तमाम सोशल इंडिकेटर्स, हेल्थ के मामले में, एनीमिया के मामले में, बच्चों के पोषण के मामले में, तमाम मुद्दे आप उठाकर देख लीजिए, सबसे पीछे आज भी अगर कहीं बिहार नजर आता है तो उसके लिए नीतीश कुमार जी जिम्मेदार हैं। बिहार की जनता को जागरूक होकर इसका बार बदलाव करना चाहिए, और महागठबंधन की सरकार, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार 2/3 बहुमत के साथ आएगी। तो दर्शकों, हमारे बीच थे भाई साहब आलोक शर्मा जी, और आपने देखा कि कितनी बेबाकी से, कितनी बहादुरी से उन्होंने जवाब दिया हर एक सवाल का, एक ऐसे वक्त में जब मीडिया पर पूरी तरह से सत्ता पक्ष काबिज है। आलोक शर्मा जी जैसे लोग विपक्ष की आवाज बन रहे हैं, मजबूत आवाज बन करके सामने खड़े हैं, और निश्चित तौर पे देखना यह है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम अच्छे रहे विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। बिहार के चुनाव परिणामों को यह लोग स्टूडियो में बैठकर कितना प्रभावित कर पाते हैं। धन्यवाद।